हम कंटिन्यू आयुर्वेद की क्लास कर रहे हैं तथा आप लोग सभी आयुर्वेद की क्लास मन से ले रहे हैं और अपने आप में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज की क्लास में हम देखेंगे सात धातु। सात धातुओं के नाम मैंने आपको बता चुका हूँ, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा और शुक्र, आर्त, है ना, महिलाओं में आर्त रहता है। ये सारी चीजें आपको पता है तथा मैंने आपको प्राथमिकता ज्ञान पूरी तरह से दे चुका हूँ और आप समझते हो, है ना। जो आयुर्वेद के शब्द है और शब्दावली है वो भी आप बहुत ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो। तो अभी हमारा वात पित्त कफ हो गया, सप्त धातु चल रहे हैं और हमने पंचमहाभूत देख लिया तथा बहुत हमने अपने आप में डेवलपमेंट ले लिया है तथा ज्ञान को भी अर्जन किया है। तो देखते हैं हमारे सात धातुओं को हमारे शरीर में किस तरीके से अग्रसर करते हैं तथा महत्वपूर्ण कार्य निभाते हैं। सात धातुओं, धातु को धारण करना यानी देह को धारण करना, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, धातु बोला जाता है। तो पहला धातु को हम देखेंगे, इस शरीर को निर्माण करने वाले तत्वों में धातु का महत्वपूर्ण क्या है, स्थान है। क्या यह शरीर के मौलिक उत्तक यानी टिश्यू एलिमेंट्स है, क्योंकि यह तत्व शरीर का पोषण और धारण करते हैं, शरीर को पोषण और धारण करते हैं तथा संयुक्त रूप से शरीर को मूलभूत रचना में सहायक होते हैं, अतः धातु कहलाते हैं। संख्या में कितने हैं, सात है। और एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, रस के ऊपर रक्त है, रक्त के ऊपर मांस है, ऐसे करते करते वो बढ़ते हैं तथा इनकी अपनी अपनी एक धात्वा अग्नि भी होती है। रूप रक्त से और मूलभूत रचना में सहायक होते हैं, अतः धातु कहलाते हैं। ये संख्या में सात होते हैं। रस अथवा लसिका, रस अथवा रसिका, इसको प्लाज्मा एंड न्यूट्रिशन फ्लूइड बोला जाता है। रक्त की हीमोग्लोबिन अंश यानी ब्लड, मांस तंतु, मस्कुलर टिश्यूज, मेद या वसा, एडोप्स टिश्यू और फैट टिश्यू, चर्बी या चिकनाहट, ठीक है। मज्जा या अस्थि मज्जा, ठीक है। बोन मैरो, हड्डी के अंदर रहने वाला तत्व। अस्थि, बोन टिश्यू, अस्थि तंतु या कंडराय, ठीक है। शुक्र, रिप्रोडक्टिव और जेनेटिव टिश्यूज, मज्जा या अस्थि मज्जा, बोन मैरो, हड्डी के अंदर रहने वाला भाग। तथा हमने सातों चीजों को एक एक करके हमने देखा है। अभी इन सात धातुओं को निर्माण को भी दोषों की भांति पंचमहाभूतों के मिश्रण से होता है, परंतु सभी धातुओं में एक एक महाभूत की प्रधानता होती है। जठराग्नि, पाचन अग्नि से भोजन का पाचन होता है, उसी क्रिया में फलस्वरूप इन धातुओं की उत्पत्ति होती है। क्योंकि इस पाचक अग्नि डाइजेस्टिव एंजाइम से भोजन को दो भागों में बांट देता है और सार और किट्ट मल इन सार भाग की व्यान वात से सहायता से रक्त की माध्यम में शरीर में पहुंचता है, जिसे रस, रक्त आदि धातुओं का निर्माण और पोषण होता है। अर्थात भोजन के सार भाग से सबसे पहले रस धातु का निर्माण होता है, सबसे पहले रस धातु का निर्माण होता है। शरीर एवं मस्तिष्क की कुछ मूलभूत कोशिकाएं हैं जो कभी परिवर्तन नहीं होती। शेष रक्त से लेकर शुक्र व रज तक सभी कोशियों को में निर्माण, ह्रास, पुनः निर्माण, उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय की सतत प्रक्रिया घटित होती है। अतः मांस, मेद एवं अस्थि आदि सभी धातुएं सृष्टि चक्र की इस प्रक्रिया से प्रतिपलक गुजरती है, वह जठराग्नि पर निर्भर रहती है। अतः संपूर्ण आरोग्य हेतु स्वास्थ्यवर्धक सभी प्रकार के पोषक तत्व से युक्त संपूर्ण आहार के उसके पोषक तत्वों का शरीर में संपूर्ण रूप से पाचन अवशोषण होवे, इसके लिए पाचन तंत्र, आठ और त्रयोदश अग्नियां तथा मूलभूत जठराग्नि का ठीक होना बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त शरीर में परिपल क्रिया, बौद्धिक व भावनात्मक गतिविधियां निष्पन्न होती है, उनमें भी इनका महत्व है। रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा व शुक्र रज के निर्माण हेतु यह रस धातु की मूलभूत तत्व है। त्रिदोष सप्तधातु पंच महाभूत शरीर, इंद्रिय एवं मन को संपूर्ण क्रियाकलाप इसी रस धातु से संपन्न होते हैं। त्रिदोष सप्त धातु पंच महाभूत शरीर, इंद्रिय एवं मन के संपूर्ण क्रियाकलाप इसी रस धातु से संपन्न होते हैं। शरीर का निर्माण, संचालन, संरक्षण, प्रतिरक्षण, संवर्धन तथा पोषण रस धातु के द्वारा ही संपादित होता है।
रस से ही रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एवं शुक्र एवं रज का निर्माण होता है। रस धातु का निर्माण पाचन तंत्र में होता है और रस धातु रक्त के द्वारा पूरे शरीर में पहुंच जाता है। इस रक्त धातु से कुछ अंश रस धातु अर्थात भोजन में शरीर की सप्त धातु के निर्माण हेतु जो भी तत्व अर्थात आयरन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आदि सब आंतों के द्वारा अवशोषित होकर तथा फैट लैक्टिकल के द्वारा अवशोषित हो जाता है, यही रस धातु कहलाता है। यह रस धातु आंत से यकृत में आता है तथा यकृत में आकर रस से मिलकर पूरे शरीर में पहुंच जाता है। दोषों की तरह यह धातु भी शरीर के एक निश्चित मात्रा में रहती है। जब इनमें विषमता आती है तो शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। इन धातुओं में विषमता दोषों की विषमता से आती है। जब दोष प्रकुपित होकर किसी धातु को प्रभावित करता है तो रोग की उत्पत्ति होती है। क्योंकि दोष धातु को दूषित करता है अतः धातु दूषित किए जाने वाला कहलाता है। जिस धातु के दूषित होने से रोग की उत्पत्ति होती है वह रोग उसी धातु के नाम से जोड़कर बोला जाता है। जैसे रस दूषित होने से रसज रोग, इसी प्रकार रक्तज, मांसज, मेदज, अस्थिज, मज्जागत व शुक्रज रोग इन इन धातुओं से दूषित होने से होते हैं। इन सभी धातुओं को स्वाभाविक गुणों कर्मों सहित विकार की संक्षिप्त वर्णन यहाँ बताया गया है। ठीक है, जो भी रस का रोग उत्पन्न हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? रसज रोग। रक्त से उत्पन्न रोग उत्पन्न हुआ उसको क्या कहेंगे? रक्तज रोग। मांस से उत्पन्न हुआ जो रोग होगा उसको क्या कहेंगे? मांसज रोग, है ना। मेद से उत्पन्न रोग हुआ उसको क्या बोलेंगे? मेदस रोग, है ना। अस्थि से उत्पन्न रोग जो हुआ उसको क्या बोलेंगे? अस्थिज रोग। मज्जा से उत्पन्न होने वाले रोग को मज्जा रोग, है ना। तो ऐसे दोष दोष क्या करते हैं? दूषित करते हैं। इसी तरह जो दोष है उसको उसी धातु से जोड़ के बोला जाता है रोग। रसज रोग, मासज रोग, मेदज रोग, इसी तरह अन्य भी, है ना। तो ये सारी चीजें अपने आप में एक सिस्टमेटिक बनी हुई है। उस समय में रस धातु का सामान्य कर्म, इसका मुख्य कार्य होता है प्रीणन अर्थात तृप्ति करना। यह संतुष्टि और प्रसन्नता प्रदान करता है तथा अपने से अगली धातु रक्त धातु का पोषण करता है। वृद्धि के लक्षण क्या है? रस की वृद्धि होने पर कफ प्रकोपक के समान लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे पाचन शक्ति की कमी, जी मचलाना, अधिक लार टपकना, वमन यानी उल्टी की इच्छा होना, आलस्य, भारीपन, अंगों का सफेद रंग, शीतलता, अवयवों में शिथिलता, श्वास, खांसी और अधिक नींद। ठीक है। क्षय के लक्षण क्या है? अभी ये बढ़ने के लक्षण हमने देख लिया। अभी क्षय के लक्षण, कम होने के लक्षण तथा मुख और दूसरे अंगों की शुष्कता, यानी मुंह में लार ना आना, मुंह सूख जाना। ठीक है। थकान, रुक्षता, रूखापन, अधिक प्यास, शब्द की असहिष्णुता, ऊंची आवाज सहन न कर पाना, हृदय की तेज गति, हृदय में दर्द, आमाशय, हृदय आदि अंगों में खालीपन महसूस होना, ग्लानि तथा सांस में तेजी और अन्य धातुओं की कमी। ठीक है। अभी रसज रोग देखो, अभी रसज रोग रोग के बारे में हम बात कर रहे हैं। इससे रस से उत्पन्न होने वाले रोग, रस की वृद्धि से भूख न लगना, अरुचि, कुछ अच्छा न लगना, अस्य वैस्य, मुंह का बुरा स्वाद, रस अज्ञानता, स्वाद का पता न लगना, हल्लास, हृदय में पीड़ा, ज्वर, मूर्छा, स्त्रोत में रुकावट, नपुंसकता, पीलापन, दुबलापन, अग्निनाश, पाचन शक्ति की कमी, त्वचा पर जल्दी झुर्रियां पड़ना, बालों का शीघ्र पक जाना। ठीक है। ये सारी चीजें किससे उत्पन्न हो रहा है? रस रोग से, है ना। रसज के कारण उत्पन्न हो रहा है। इसका उपचार, अभी उपचार देखिए क्या होता है, इसका उपचार कैसे किया जाता है। रसज रोग की चिकित्सा के लिए रसायन तथा बल्य औषधियों का प्रयोग हितकार है। रसज औषधों की चिकित्सा के लिए रसायन तथा बल्य औषधियों का प्रयोग हितकर है। अभी सेकंड नेक्स्ट जो धातु आता है वो क्या है? रक्त धातु। रक्त धातु को देखिए, रक्त धातु का सामान्य कार्य क्या है? रक्त जीवन प्रदान करने वाला और प्राणों को धारण करने वाला है। यह रंग को निखारता है तथा शेष इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है। यह रक्त के कारण भी संभव है। रक्त मांस धातु की पुष्टि करता है,
रक्त धातु में ही संपूर्ण धातुओं का पोषक तत्व सन्निहित होते हैं। वृद्धि के लक्षण, है ना, रक्त बढ़ गया तो उसके लक्षण क्या होते हैं, देखिए, शरीर की त्वचा और नेत्रों में लालिमा यानी लालपन आ जाता है तथा रक्त वाहिनियों की पूर्णता आदि के लक्षण दिखाई देते हैं। अभी क्षय के लक्षण क्या है ना, कम होने के लक्षण क्या है, रक्त वाहिनियों की शिथिल और क्षीण हो जाती है, अग्निमाद्य, वात का प्रकोप तथा त्वचा रुक्ष, कांतिहीन, कांतिहीन का मतलब है उसके चेहरे की कांति कम होना, वह सख्त होती है, रोगी को अम्ल और शिथिल पदार्थ रुचिकर लगते हैं। अभी वो क्या होता है, अम्ल और शिथिल पदार्थ उसको स्वादिष्ट लगते हैं। रक्तज रोग के, अभी देखिए रक्तज रोग क्या होते हैं, कुष्ठ, कुष्ठ, कोढ़ आदि चमड़ी के रोग, रक्त कैंसर, विसर्प पीड़िका, छोटे छोटे फोड़े फुंसिया, रक्त पित्त, शरीर के अंगों से रक्तस्राव, रक्त प्रदर, स्त्री के जनन अंगों से रक्तस्राव, म्रेटपाक, लिंग का पकना, मुख पाक, मुंह में छाले आदि होना, प्लीहा वृद्धि, प्लीहा के आकार में वृद्धि, गुल्म, पेट में गोला, विद्रही, बड़ा फोड़ा, नीलिका, मुंह पर होने वाला काला धब्बा जो झाइयों से भी गाढ़ा होता है, तिल, कालक, काले तिल, झाइया, दाद, चर्मदल, एक प्रकार की चमड़ी की बीमारी, शीत्र, सफेद दाग या फूलबहरी, पामा, खुजली, कोट, अस्त्रमंडल, लाल चकते, कामला, पीलिया, उपकुश, एक प्रकार का दांतों का रोग, वात रक्त, जोड़ों का रोग और मूत्र में लालिमा होना आदि। ठीक है, ये क्या है, रक्तज रोग, है ना। उपचार, अभी उपचार क्या होता है, इन रोगी की चिकित्सा के लिए रक्त का शुद्धिकरण, पोषण तथा विरेचन श्रेष्ठ उपाय है। मानवटकर जी, मैंने क्या बताया था, कैसे रक्त को शुद्धि किस तरीके से किया जाता है, बताइए, क्या हाँ, चीज बताया था। रक्त की चूर्ण, शुद्धि। हाँ, और और पानी में शहद के साथ पिए। ओके, हाँ 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 हाँ, हाँ, पानी में शहद, हाँ, बराबर। ठीक है, और वो सारी वो चीजें, आपने ये भी बोला था कि पानी पानी चार ये कपड़े से छान के लेना हाँ, चाहिए। हाँ, हाँ, वो सारी प्रोसेस जो मैंने और कांच, उसको आप अपने रूटीन में लाओ, है ना। तो ये सारी चीजें हाँ, अपने आप और में बहुत प्रोटेक्शन देती है। मांस धातु, बराबर। ठीक है, मांस धातु, मांस धातु के और अन्य कर्म क्या है, अभी देखे हैं हमने मांस धातु। मांस धातु का मुख्य कार्य है लेपन, अर्थात उपदेह। लेपन। लेपन, लेपन का क्या है, मांस धातु शरीर के अंतर अवयव यानी नसें, हाड़, अस्थि और भी बहुत धातुएं है तथा रस रक्त है ना, शरीर के सभी चीजों को मांस धातु ने क्या किया है, लेपन करके रखा है तथा उसको प्रोटेक्शन दिया है ना। तो मांस धातु का कार्य क्या हो रहा है, आपके शरीर को प्रोटेक्ट कर रहा है तथा लेपन, है ना। तो ऐसा मांस धातु का सामान्य कार्य है। जैसे मकान में सीमेंट या मिट्टी से लेप किया जाता है, उसी तरह शरीर का लेपन करना मांस धातु का कार्य है। शरीर को पुष्टिकारक तथा सुरक्षा प्रदान करना, शरीर में पुष्टिकारक तथा सुरक्षा प्रदान करता है। यह मांसपेशियों द्वारा शरीर के पूरे ढांचे को सुरक्षा प्रदान करता है। वृद्धि के लक्षण, मांस वृद्धि के लक्षण, गर्दन, नितंबों यानी हिप्स, गालों, जंघाओं, बाहुओं, टांगों, पिंडलियों, पेट, छाती आदि में मांस बढ़ने से मोटापा आ जाता है और शरीर में भारीपन आता है। मांसम शरीर पुष्टि मेदस्य, मांस की वृद्धि होने पर मांसाहार क्रियाओं जैसे संशोधन क्रिया, उपवास, युक्ताहार, योग, व्यायाम, योगाभ्यास आदि को अपनाना चाहिए और घी, तेल, वसा आदि स्निग्ध पदार्थों और चीनी व उससे बनी मिठाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, मांस क्षय के लक्षण, मांस कम होने के लक्षण, मांस की कमी से उपयुक्त अंगों में क्षीणता यानी दुर्बलापन आता है, शरीर में रुक्षता यानी रूखापन आ जाता है, थकावट महसूस होने लगती है, हृदय की पीड़ा, धमनियों में रक्त वाहिनियों में की क्षीणता आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। मासज रोग, उरुवृद्धि, मासज रोग, ठीक है, उरुवृद्धि यानी जंघाओं के मांस में वृद्धि,
गलगंड, गंडमाला, गले की ग्रंथि में वृद्धि, जिह्वा, तालु, कंठ आदि शरीर में अलग अलग तरह की गांठें यानी सिस्ट भी मासज रोग के होती है। उपचार, अभी उसका उपचार लिखिए मासज रोग का। मांस वृद्धि के लिए वसा, मांस वृद्धि के लिए वसा। वसा, प्रोटीन युक्त पदार्थ जैसे दूध, दूध से बने भोज्य व मूंग चना आदि एवं धान्य के ताजे अंकुर लेने चाहिए। इससे क्या होगा, मांस की वृद्धि होगी, है ना। यहां तक के समझ में आया। यस सर। यस सर। शुरुआती के दो धातुओं को मैंने रिपीट किया तथा आज हमने दो धातु देखे। ठीक है, टोटल कैसे हुआ, चार। हाँ। रस, रक्त, मांस और मेद, है ना। अभी हम मेद धातु के तरफ जा रहे हैं। मेद धातु को अब हम एक्सप्लेन करेंगे। मेद धातु का सामान्य कार्य स्नेहन है। मेद धातु का मुख्य कार्य स्नेहन है, अर्थात शरीर में चिकनाहट और उष्णता प्रदान करना है। यह शरीर को शक्ति देता है, सुरक्षा देता है, दृढ़ता देता है, एवं स्थिरता देता है। मेद धातु क्या करता है, मेद धातु का मुख्य कार्य है स्नेहन, अर्थात शरीर में स्निग्धता, चिकनाहट और चिकनाहट। उष्णता प्रदान करता है ना। यह शरीर को शक्ति देता है, सुरक्षा प्रदान करता है, दृढ़ता देता है एवं स्थिरता देता है। वृद्धि, मेद धातु के वृद्धि के लक्षण क्या है, शरीर में बहुत अधिक चिकनाहट और मांस की वृद्धि जैसे लक्षण, गंडमाला, उदर वृद्धि आदि उत्पन्न होते हैं। कास, थोड़े से परिश्रम से ही श्वास और थकान, नितंब, स्तन और पेट का लटकना, शरीर से दुर्गंध आना आदि मेद धातु के वृद्धि के लक्षण हैं। मांस वृद्धि होने पर जो सावधानियां उल्लेखित है उन्हें अपनाना चाहिए। मेद क्षय के लक्षण, संधियों में टूटने की पीड़ा, संधियों में टूटने की पीड़ा और शून्यता की अनुभूति, मुरझाई सी आंखें, त्वचा, बालों का और कान आदि अंगों के मार्गों में रूखापन, बाल और कान आदि के मार्गों में रूखापन, थकान, उदर व शरीर के दूसरे अंगों का पतला होना, कृशता, कमर में स्पर्श का ज्ञान न होना, प्लीहा वृद्धि, मांसाहारी रोगी की इच्छा वसा युक्त मांस का सेवन करने की होती है। कृशता यानी दुर्बलता दूर करने वाले उपायों को अपनाना चाहिए। अभी मेदज रोग, मेदज रोग में लिखो, मुंह का मीठा स्वाद, हाथ पैरों में जलन, बालों का उलझा होना या जटाएं बन जाना। मुंह का मीठा स्वाद, हाथ पैरों में जलन, बालों का उलझ जाना या जटाएं बन जाना, मुख, कंठ या तालु सूखना, आलस्य, बहुत अधिक प्यास, शरीर में मल पदार्थों, पसीना आदि का अधिक मात्रा, शरीर से मल पदार्थ, पसीना आदि का अधिक मात्रा में निकलना, शरीर के छिद्रों से अधिक स्त्राव, अंगदाह, शरीर में जलन, शरीर का सुन्न पड़ना आदि मेदज रोग के लक्षण हैं। मेदज का उपचार, मेदज रोगों के ऊपर उपचार। जब रोग मेद धातु की अधिकता से हो तो स्थूलता, मोटापे की
अपतर्पण, उपवास एवं योगाभ्यास आदि, जिससे पतलापन आए। चिकित्सा करनी चाहिए और मेद की कमी से उत्पन्न रोगों की में कुष्ठता, दुबलेपन की सप्त तर्पण चिकित्सा रस, दूध, दुग्ध आदि स्निग्ध पदार्थों के सेवन से करनी चाहिए। नेक्स्ट लिखिए अस्थि धातु। नेक्स्ट आता है अस्थि धातु। अस्थि धातु के सामान्य कार्य है शरीर को धारण करना। इसी के आधार पर शरीर के उस अंगों को आकार का निर्माण होता है और शरीर खड़ा रहता है। जैसे पिल्लर बनाने के लिए लोहे की सलाखें डाली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अस्थि धातु वृद्धि के लक्षण एवं रोग। अस्थि धातु के वृद्धि के लक्षण एवं रोग, यहाँ लक्षण भी एकत्रित है और रोग भी दिए गए। अध्यस्थि, अधिक अस्थि या अस्थि में अधिक वृद्धि, हड्डियों का सामान्य आकार से अधिक मोटा और बड़ा होना, बालों और नाखूनों में शीघ्र वृद्धि तथा अधिदंत, अधिक दांत या दांत का सामान्य से अधिक बढ़ना, हड्डियों व दांतों में पीड़ा, हड्डियों व दांतों में पीड़ा, बाल, लोम और श्रमों यानी दाढ़ी मूछ के रोग तथा नाखूनों के विकार, है ना। अभी ये अस्थि का, बालों का, नाखूनों का और दांतों का क्या संबंध है? तो ये अस्थियों के क्या है? उपधातु है। ठीक है। अस्थि क्षय के लक्षण। अस्थि क्षय ऑस्टियोपिनिया, ऑस्टियोपैरोसिस, अस्थियों में और संधियों में दर्द, सुन्नता तथा रूखापन, दांतों और नाखूनों का टूटना व रूखापन, बाल, लोम, छोटे बाल और दाढ़ी के बालों का झड़ना तथा संधियों में ढीलापन आदि। कैल्शियम की कमी। मैनेजमेंट जी कैमरा ऑन कर लीजिए। उपचार देखिए, अस्थि धातु के उपचार। बहुत लोग बोल रहे थे अस्थि का उपचार कैसे किया जाता है। ज्ञानेश्वर जी गावंडे जी ने भी पूछा था अस्थियों के ऊपर उपचार कैसे किया जाता है। तो देखो, अस्थि वृद्धि होने पर तीक्ष्ण द्रव्य जैसे बस्ती देना चाहिए। अस्थि क्षय से होने वाले कैल्शियम युक्त आहार, दूध, मट्ठा, पनीर, तक्र, दही या लस्सी खानी चाहिए। मैंने खारक खाने के लिए भी बोला था, है ना। सूखे मेवे, मूंग, चना आदि, दाल, ताजे फल व पत्ते वाली सब्जियां, विटामिन डी एवं सूर्य की रोशनी, तिक्त पदार्थ से पका हुआ दूध एवं घी उपयोगी है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पदार्थ जैसे मुक्ता शुक्ति व शंख भस्म आदि ले सकते हैं। मुक्ता मुक्ता शुद्धि, और शंख का पानी भी पी सकते हैं। अभी हमारे कितने धातु कंप्लीट हो गए? 5 धातु कंप्लीट हो गए। रस, रक्त, मांस, मेद और मांस, अस्थि। ठीक है। यहाँ तक के आपको कोई क्वेश्चन है क्या? हम्म, जो अधिक दांत होते हैं, जिसके अधिक दांत होते हैं या दांतों के ऊपर दांत आ जाता है, वो रोग क्या कहलाता है? वो रोग किस में आएगा? अस्थि में। अस्थि में। ठीक है।
जिनके नाखून अपने आप में टूट जाते हैं, वो रोग किस में आएगा? अस्थि में। ये अस्थि जो में। बाल है, बाल का पक जाना, बाल झड़ना, बाल का रूखापन, वो किस में आएगा? अस्थि में, है ना। अस्थि में। जब कोई आपके पास पेशेंट अच्छा। आता है, शिकायत करता है कि आजकल मेरे बाल एकदम झड़ रहे हैं तथा पतले हो रहे हैं तथा पक रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं, है ना, तो आप किसके ऊपर चिकित्सा करेंगे? अस्थि धातु पे। हाँ, बालों के ऊपर नहीं करना है। बालों के ऊपर बालों को देखना है, बालों का डेवलपमेंट होगा, बाल कटवा सकते हैं तथा बाल नए आएंगे, लेकिन उसके जो रोम कूप होते हैं, जो उसकी जड़ें होती है, वो कहाँ है? अस्थि धातु में, है ना। तो अस्थि धातु। किस पर आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? अस्थि धातु पर। ठीक है, और बालों की अस्थि धातु पर। ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, दोनों की, तभी वो ठीक हो पाएंगे, है ना। और ओके। रस की भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके शरीर का रस कम हो गया तो बालों को पोषण नहीं मिल रहा है ना। बालों को पोषण नहीं मिल रहा है, इसलिए वहां जल तत्व की कमी हो रही है इसलिए रूखापन आ रहा है। तो जो जो अपने को ऐसे डाउट्स आते हैं, उसके ऊपर उसका सिम्टम्स देख के उसके ऊपर लिखना है, नोट डाउन करना है तथा मन के अंदर रहना, और फिर उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, लोगों को बताइए कि दिन में आप 2 से 3 लीटर पानी पिए। हाँ, अच्छे से रहिए, खाने के टाइम पर खाइए, सोने के टाइम पर सो जाइए, दिनचर्या ऋतुचर्या अपनाइए। ठीक है, यहाँ तक कि हमने 5 धातुओं को कंप्लीट कर लिया, 2 धातु हम आगे सीखेंगे, तथा अभी हम क्लास को एंड करेंगे। यहाँ तक के कोई क्वेश्चन नहीं है ना? सभी चीजें क्लियर है ना? यस सर। ओके, तो कल अपने समय, निर्धारित समय के ऊपर, है ना, 9 बजे मिलते हैं, जैसे कि रोज मिलते हैं। ओके सर, चले। चलो, ठीक ओके है, ओके। गुड नाइट। गुड नाइट।